नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वायुसेना के ट्रांसपोर्टरों के लिए स्वार्म ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सहयोग। डीआरडीओ ने भारत के निजी रक्षा क्षेत्र के साथ मिलकर एकीकृत पेलोड वाले ड्रोनों का झुंड विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसे भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर जैसे C-130J सुपर हरक्यूलिस और 295M से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लोकस्ट अनमैन्ड एरिया स्वार्म टेक्नोलॉजी नामक इस पहल का उद्देश्य संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, रडार निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल संचालन सहित कई मिशनों के लिए स्वार्म का लाभ उठाकर IAF के सामरिक क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ये तकनीकी झुंड को एक सुसंगत इकाई के रूप में संचालित करने, डेटा साझा करने और स्वायत्त रूप से या मानवीय पर्यवेक्षण के तहत मिशनों को निष्पादित करने में सक्षम बनाती है। इनके ये C-130J और C-295M जैसे IAF ट्रांसपोर्टर से लॉन्च किए गए ड्रोन की प्रतिस्पर्धा वातावरण में तेजी से तैनात किया जा सकता है, जो खुफिया निगरानी, टोही और लड़ाकू अभियानों के लिए कम लागत वाला स्केलेबल समाधान प्रदान करता है। अगला, आफ्टर बर्नर के साथ ड्राई कावेरी इंजन एकीकरण की मंजूरी। डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख प्रयोगशाला भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान को सत्यापन परीक्षण के लिए पुराने सीमित श्रृंखला उत्पादन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से नव विकसित आफ्टर बर्नर से सुसज्जित ड्राई कावेरी इंजन को एकीकृत करने की मंजूरी मिल गई है। जैसा कि IDRW-ORG द्वारा उद्धृत सूत्रों से पता चलता है, यह विकास भारत की एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके समानांतर 2028 तक रूस में अंतिम परीक्षण के लिए इंजन तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। ड्राई कावेरी इंजन एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, जिसे शुरू में डीआरडीओ घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया था। इसने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हाल ही में किए गए ग्राउंड ट्रायल में इंजन ने 49 से 50 kN का थ्रस्ट उत्पन्न किया है, जो कि इसके पहले के लक्ष्य 46 kN से अधिक है। एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन के एकीकरण के साथ GTRE का लक्ष्य इंजन के थ्रस्ट को लगभग 80 kN तक बढ़ाना है, जो पहल के प्रदर्शनों से प्राप्त 73 से 75 kN से एक महत्वपूर्ण सुधार है। अगला, एमका कार्यक्रम ने उड़ान भरी। 14 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका कार्यक्रम के लिए कार्य के दायरे को रेखांकित किया गया। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। कार्य के दायरे में 4 महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें से प्रत्येक को सावधानी पूर्वक योजना विश्लेषण और निष्पादन के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया। पहला उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकास के इर्द गिर्द अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का विस्तृत अध्ययन करना है। इसमें इस क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति का विश्लेषण करना, तकनीकी रुझानों की पहचान करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना शामिल है। अध्ययन एमका कार्यक्रम के क्रियान्वयन को निर्देशित करने के लिए रणनीतिक सिफारिशों द्वारा प्रदान करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बना रहे। अगला, स्टेल्थ यूएवी घातक का प्रदर्शन। यूएवी प्रयोगशाला द्वारा विकसित घातक नामक लंबे समय से प्रतीक्षित स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू विमान वाहन का आखिरकार भारतीय वायुसेना के विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान में विस्तृत रूप से अनावरण किया गया है। AFI द्वारा रिपोर्ट की गई इस प्रस्तुति में
जिसमें IAF प्रमुख के लिए एक प्रदर्शन भी शामिल था। इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डाला गया है। घातक को उन्नत कार्बन फाइबर और केवलर मिश्रित सामग्रियों का उपयोग करके बनाया गया, जो इसे हल्का और मजबूत संरचना प्रदान करता है। इसके आयामों में 1.8 मीटर का पंख फैलाव, 1.3 मीटर की लंबाई और 0.4 मीटर की ऊंचाई शामिल है, जिसमें डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी वायु गतिकीय दक्षता और चुपके क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला, चीन अपना रक्षा बाजार खोने की कगार पर। पाकिस्तान चीनी हथियार प्रणालियों का दुनिया का सबसे बड़ा संचालक मई 2025 में हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी आपूर्ति किए गए उपकरणों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी रक्षा खरीद रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। संघर्ष ने चीनी सैन्य प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया, जिसमें पाकिस्तान को उन्नत रडार और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए तुर्की की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया, जबकि चीनी विकल्पों की तुलना में इसकी लागत 50 से 70% अधिक है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब जॉर्डन और नई अफ्रीकी देशों को भी घटिया चीनी आपूर्ति किए गए मानव रहित हवाई वाहनों और हथियार प्रणालियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो चीन के रक्षा निर्यात की विश्वसनीयता के बारे में व्यापक चिंताओं को उजागर करता है। अगला, तेजस Mk-1A के लिए पहला सेंटर फ्यूजलेज। भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए LCA तेजस Mk-1A के लिए पहली सेंटर फ्यूजलेज असेंबली 30 मई 2025 को हैदराबाद में मेसर्स VEM टेक्नोलॉजी द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपी गई। यह हैंडओवर सचिव रक्षा उत्पादन के जो हैं श्री संजीव कुमार और HAL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर DK सुनील की उपस्थिति में हुआ। यह आयोजन पहली बार LCA तेजस के लिए एक प्रमुख सब असेंबली का निर्माण एक निजी भारतीय कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए सचिव श्री संजीव कुमार ने LCA Mk-1A के उत्पादन में तेजी लाने में HAL और VEM टेक्नोलॉजीज के बीच साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में लगभग 10% वार्षिक की दर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही में हमारे रक्षा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। अगला, एम्ब्रेयर ने नई सहायक कंपनी के साथ प्रतिबद्धता बढ़ाई। ब्राजील के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एम्ब्रेयर ने आज भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना की है, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय एरोसिटी नई दिल्ली में होगा। यह रणनीतिक कदम भारत के तेजी से विकसित हो रहे एरोस्पेस और रक्षा परिदृश्य के साथ विकास और संभावित सहयोग के लिए एम्ब्रेयर के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इस सहायक कंपनी की स्थापना का उद्देश्य जो है वो है रक्षा, वाणिज्यिक विमानन, व्यावसायिक विमानन सेवाओं और सहायता तथा शहरी हवाई गतिशीलता क्षेत्र में हितों को मजबूत करना है। एम्ब्रेयर देश में अपनी टीम का विस्तार करने, देश के लगातार विकसित हो रहे एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के भीतर अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता का निर्माण करने पर काम कर रहा है। धन्यवाद।